प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की इस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। अपन जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे थे या जिसको अभी तक अपन पढ़ रहे थे वो है भारत में ब्रिटिश काल में शिक्षा की विकास किस प्रकार से हुआ, शिक्षा का विकास किस प्रकार का हुआ। इसका पहला चरण प्रारंभिक या औपचारिक प्रयत्न के रूप में अपने पढ़ा। फिर दूसरा चरण 1836 से 1884 तक, जिसमें वुड का डिस्पैच और हंटर कमीशन की क्या रिपोर्ट्स थी और क्या सुझाव थे और सरकार ने किस प्रकार से क्रियान्वयन किया और किस प्रकार से शिक्षा का विकास हुआ। अभी उसी टॉपिक को अपन आगे ले जाते हुए उसके तीसरे चरण के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जो 1884 से 1947 तक का माना जाता है। इसके बाद जो जैसे 1885 के बाद में क्या हुआ कि भारत में राजनीतिक जन आंदोलन होने लगे, राजनीतिक जागृति आने लगी, तो सरकार कहीं न कहीं ये मान रही थी कि किसी न किसी रूप से जागृति का एक कारण ये पढ़े लिखे लोग हैं और इनका सिर्फ न केवल पढ़ना लिखना बल्कि ये उस भाषा के माध्यम से अपने विचारों को प्रसारित करने में भी सफल रहे। जब भाषाई रूप से अपन देखते हैं कि भारत में बहुत सारी विभिन्न भाषाएं रही हैं, तो सरकार ने विशेष रूप से विश्वविद्यालय जो एजुकेशन था उस एजुकेशन पे बहुत अधिक मात्रा में क्या करने लगे, कठोर प्रतिबंध लगाने प्रारंभ किया, यानी उस पर नियंत्रण लगाने की कोशिश की। सरकार का नियंत्रण बढ़ने के लिए इसलिए लॉर्ड कर्जन जो प्रतिक्रियावादी नीति का या साम्राज्यवादी नीति का पोषक था, उसने 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया जो इसको विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपने सुझाव देने थे, जिसने 1904 में ये उसके सुझाव पर एक एक्ट पारित किया गया जिसको भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कहते हैं, जिसमें प्रमुख थे विश्वविद्यालय को अध्ययन व शोध के लिए व्याख्याता और प्राध्यापकों की नियुक्ति करे और प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थापित करे। विश्वविद्यालयों के उप सदस्यों की संख्या 50 से कम और 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए और इनका कार्यकाल आजीवन न होकर 6 ईयर हो। उप सदस्यों में अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत हो, यानी अब सरकार का नियंत्रण विश्वविद्यालय में बढ़ने वाला था। जो सीनेटर थे वो सीनेटर अधिकांश सरकार द्वारा मनोनीत हो और किसी भी सूरत में ये उप सदस्य कलकत्ता, मुंबई और जो बड़े विश्वविद्यालय थे वहाँ 20 से अधिक नहीं हो। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उस पर नियंत्रण स्थापित करा, यानी ये जो सीनेटर सुझाव देते थे विश्वविद्यालय उसको सरकार को वीटो करने का अधिकार इसमें दे दिया गया, यानी सरकार उसको क्या कर सकती थी, वीटो कर सकती थी। और समय समय पर सिंडिकेट समय समय पर कॉलेजों को निरीक्षण करने का भार भी सौंपा। अशासकीय कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज थे उसको भी सरकार ने नियंत्रण में लेने की कोशिश की गई। और एक और जो सुझाव अधिनियम में था वो गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की जो क्षेत्रीय सीमा थी वो निश्चित करने का अधिकार देते। तो कुल मिलाकर जो ये अधिनियम था शिक्षा के विकास में एक प्रकार के अवरोधक के रूप में माना जा सकता है कि इसमें सरकार ने शिक्षा के विकास को तो बढ़ाया लेकिन उस पर बहुत अधिक मात्रा में नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई थी। फिर एक जो 21 फरवरी 1913 की सरकारी प्रस्ताव आया था जिसको घोषणा कह रहे थे, उसका ये मानना है कि जिसने जो बड़ौदा रियासत थी उसको उसने प्रेरणा बनाया, क्योंकि बड़ौदा इसने अपने यहाँ पे प्राथमिक जो शिक्षा है वो अनिवार्य कर दी और निःशुल्क कर दी। इसलिए इस नीति 1913 की सरकार की शिक्षा के प्रति घोषणा यही दर्शाती है कि वो भी चाह रही थी कि अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाए। और उसके बाद 1916 और 17 में क्रमशः बनारस और पटना विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। 1917 से 1919 उसी घोषणा से ये एक आयोग बना, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, जिसमें 2 भारतीय भी थे पहली बार, सर आशुतोष मुखर्जी और जयाउद्दीन अहमद, और उसको लीड्स विश्वविद्यालय को आइडियल मानकर सुझाव देने थे। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए जिसमें स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष की होनी चाहिए और महाविद्यालय विश्वविद्यालय में प्रवेश हाई स्कूल का स्थान पर उत्तर माध्यमिक यानी 12 के बाद देना चाहिए। सरकार उत्तर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना और प्रशासन उसके नियंत्रण माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का गठन किया जाए। ये पहली बार सैडलर आयोग ने कहा कि
12 ईयर्स बाद में विश्वविद्यालय में प्रवेश करे और उससे पहले आपको 2 अलग अलग बोर्डों का गठन करें और बोर्ड माध्यमिक और हायर अपर सेकेंडरी इसकी जो है गठन करके उसकी शिक्षा को नियंत्रित करे। स्नातक की उपाधि के लिए शिक्षा 3 वर्ष की 3 इयर्स यूजी कोर्सेज है और ऑनर्स कोर्स को इससे अलग रखा गया है। पुराने जो और थे वहाँ पे आवासीय और सेंट्रलाइज विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, इस प्रकार से जहाँ रेजिडेंशियली विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए। महिला शिक्षा के लिए कलकत्ता में महिला शिक्षा तो विशेष बोर्ड की स्थापना की जाए। अधिक से अधिक जो अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की जाए, ये भी इसका था। और सबसे एक महत्वपूर्ण था विश्वविद्यालय को व्यवहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पाठ्यक्रम प्रबंध और उनके लिए अध्ययन और अभ्यास प्राप्त करने के प्रबंध करके डिप्लोमा तथा स्नातक उपाधियां प्रबंधन, यानी पहली बार अब कला और साहित्य तक एजुकेशन को सीमित नहीं रखा, अब टेक्नोलॉजी को भी बहुत अधिक बढ़ावा देने लगे। विज्ञान और टेक्नोलॉजी को हायर एजुकेशन में शामिल करके उनको एक प्रकार से बहुत अधिक मात्रा में उनको प्रशय दिया गया। तो सरकार ने इस रिपोर्ट को माना और बहुत अधिक मात्रा में इन रिपोर्टों को क्रियान्वित किया। जो दोहरा शासन व्यवस्था आई, उस दोहरा शासन व्यवस्था में यद्यपि शिक्षा प्रांतीय विषय माना गया था, लेकिन फिर भी यहाँ जो मंत्री थे इन लोगों ने भी बहुत अधिक मात्रा में कार्य किया और सर हार्टोग की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और उन्होंने माना है कि प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व दिया। जब तक प्राइमरी एजुकेशन संपन्न नहीं होगा, किसी भी राष्ट्र की एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन का जो प्रोग्रेस है वो नहीं हो सकती। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन को इन्होंने मस्ट माना और राष्ट्रीय महत्व दिया गया। माध्यमिक परीक्षा पर भी बल दिया। ग्रामीण प्रवृत्ति के विद्यार्थियों के लिए वरदान यानी देसी मिडिल स्कूल बनाया जाए और वहाँ पर ही रोक दिया जाए, उनको औद्योगिक शिक्षा दी जाए, जिसको हम ITI कहते हैं, कि ताकि उनको क्या है व्यावसायिक शिक्षा भी मिलती रहे। विश्वविद्यालय में अविवेकहीन प्रवेश को रोकना, यानी कि जो व्यक्ति विश्वविद्यालय एजुकेशन प्राप्त करने की इच्छा और योग्यता रखता है उसको दी जाए, हर किसी को नहीं दी जाए। एक और अन्य आयोग बना था शिक्षा की सार्वजनिक योजना। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रणा मंडल सर 1944 में आया और उन्होंने 6 से 11 इयर्स के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यानी कि एजुकेशन को अगर बहुत अधिक मात्रा में फैलाना है तो जो प्राइमरी एजुकेशन है इसको बिल्कुल निःशुल्क करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा में 2, एक तो एकेडमिक और दूसरा व्यवसायिक शिक्षा, ये 2 तरह की दी जाए। तो कुल मिलाकर ये ब्रिटिश काल में जो शिक्षा के विकास की एक के बाद एक अलग अलग आयोग के माध्यम से उन्होंने सुझाव दिए और उसके बाद अधिनियम बने या पॉलिसी बनी और शिक्षा को विस्तृत करने और विकास करने का प्रयत्न किया। यदि विश्वविद्यालय अधिनियम को छोड़ दे तो बाकी जो ब्रिटिश काल में जो शिक्षा थी वो ब्रिटिश काल एक औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत बहुत अधिक मात्रा में इसको अपन विकास के रूप में देख सकते हैं। और न केवल विकास बल्कि जो पाठ्यक्रम इन्होंने शामिल किया गया था उस पाठ्यक्रम से जो भारतीय लोग थे उन भारतीय लोगों में वैचारिक स्वतंत्रता बढ़ने लगी और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और जन जागृति में काम आया। इसके बाद 1947 में राधाकृष्णन आयोग बना और उसके बाद जो भारतीय शिक्षा पद्धति एक लंबे समय तक उसी आयोग के अनुसार कार्य करती रही। उसमें स्पष्ट रूप से था कि 12 जो एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी एग्जाम विश्वविद्यालय एजुकेशन है वो 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा के बाद भी हो। विश्वविद्यालय शिक्षा में लगभग 180 दिन का आपको अध्यापन करना पड़ेगा। 3 तरह की उच्च शिक्षा माना गया था। शांति निकेतन और जामिया मिलिया के समान में बहुत अधिक मात्रा में ग्रामीण विश्वविद्यालय भी स्थापना की जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय की पूरे एजुकेशन हायर एजुकेशन को मॉनिटरिंग करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए और 1953 में इसका ये स्थापित भी हो गया। तो कुल मिलाकर भारतीय एक ऐसे युग में जब भारत औपनिवेशिक राष्ट्र था उस युग में शिक्षा का निरंतर विकास माना जा सकता है। उससे पहले भले ही भारत में लंबे समय तक जो मध्यकालीन पीरियड रहा है
वहाँ पर बहुत सारे कला और साहित्य का विकास तो हुआ, लेकिन एजुकेशन का विकास नहीं हुआ। हर व्यक्ति को आसानी से शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, नहीं इस तरह की शिक्षा के केंद्र रहे। लेकिन अंग्रेज आने के बाद उन्होंने भले अपने लाभों के लिए, अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए या अपने लिए एक सशक्त वर्ग प्राप्त करने के लिए शिक्षा में कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए और उसके बाद निरंतर उसमें सुधार किया गया। तो हो सकता है उनके अपने लिए हो, लेकिन फिर भी भारत की शिक्षा पद्धति और भारत में शैक्षिक विकास को विस्तृत मात्रा में फैलाने में ये सहायक रहा। तो ये आपका टॉपिक है, किस प्रकार से अंग्रेजी काल में शिक्षा का विकास हुआ। अपन ने इस पूरे संपूर्ण टॉपिक बड़ा विस्तृत था, इसलिए 3 अलग अलग वीडियो में इसको बनाया है और आपको अपलोड करके, तो आपको इस संपूर्ण पूरे 3 टॉपिक को एक बनाकर इसकी एक पूरे को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। धन्यवाद।